Hello everyone, myself Sarika Gautam and I'm your inorganic chemistry teacher. Welcome to official YouTube channel of Mansal Academy. जैसे कि आप लोगों को पता है हम 75 मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं CSN नेट केमिकल साइंस के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फिशर एंड श्रॉक कार्बन। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिशर एंड श्रॉक कार्बन। तो आज के जो हम इस वीडियो में बेसिकली समझने वाले हैं वो है मेटल कार्बीन्स। मेटल कार्बीन्स कौन कौन से होते हैं? हमारे पास फिशर एंड श्रॉक कार्बीन्स। तो आज हम इनके बारे में समझेंगे। फिशर एंड श्रॉक कार्बीन्स हमारे पास क्या होती हैं, ठीक है। फिर हम उनकी सिंथेसिस देखेंगे, उसके बाद लास्ट में हम करेंगे जो भी इनकी रिएक्शंस होती है, ठीक है। इन्हीं एरिया से क्वेश्चन बनता है। अगर आपका मेटल कार्बीन्स के ऊपर, तो इन्हीं एरिया से आपको क्वेश्चन आता है। अब आपको इन सब के क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि मेटल कार्बीन्स जो है आपके पास फिशर और श्रॉक कार्बीन्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सिंथेसिस फिर रिएक्शंस पे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बीन्स, ठीक है, मेटल कार्बीन्स। ठीक है, मेटल कार्बीन समझने से पहले हम थोड़ा सा कार्बीन्स के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। कार्बीन्स देखो, इस हमारे पास कार्बीन्स कैसी होती हैं, दिस इज कार्बीन, ठीक है। अगर आप इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालते हो आपके पास आता है 3, ठीक है। यानी कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है इसमें, वो कितनी होती है, sp2। यानी कि इसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी sp2, ठीक है, जिनमें से 2 तो ये आर के साथ बॉन्ड बन गया 2 का, तो ठीक है। अब एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई यहाँ पे, ठीक है। और एक यहाँ पे pz ऑर्बिटल होती है, ठीक है। कैसी होती है, pz ऑर्बिटल होती है, ठीक है। क्योंकि हम देखो बाय मतलब हम कन्वेंशन ऐसे लेते हैं कि जो z ऑर्बिटल, z एक्सिस होती है, ये हमारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है, ठीक है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर आपको पता है sp2 का होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो जो प्लेनर होगा वो कौन बनाएगा, हमारे पास पी एक्स पी वाई। तो जो पी जेड ऑर्बिटल को हमने क्या कंसिडर कर लिया कि वो हमारे पास कैसी है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो अब देखो जो कार्बीन है, कार्बीन में बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब हो सकता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास sp2 में हो, ठीक है, ऐसे। बट हो सकता है कि हमारे पास जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स में से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास sp2 में हो, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो pz ऑर्बिटल में हो, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल के अंदर है, sp2 के अंदर ही है, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ से कि जो स्पिन है वो क्या होगी, हमारे पास 0 होगी, ठीक है। क्योंकि इसकी 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड है, एक की प्लस हाफ दूसरे की माइनस हाफ, तो स्पिन हमारे पास 0 होगी। स्पिन 0 है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 2s+1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो हम इस तरह की जो कार्बीन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन, ठीक है। हम इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बिन, ठीक है। और अगर हमारे पास कुछ इस तरह की कार्बिन है जिसमें इलेक्ट्रॉन कैसे अलग अलग है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होगी वो 1 आ जाएगी, प्लस हाफ इसकी 1 आ गई। तो यानी कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी, 2s+1 की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी कि जो इस तरह की कार्बिन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है। तो बेसिकली कार्बीन्स जो हमारे पास होती है वो 2 तरह की होती है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है। तो अब देखो, सेकंड चीज हमें और क्या इसमें समझनी है, ठीक है। कि अगर हमारे पास चाहे सिंगलेट है चाहे ट्रिपलेट है, इन शॉर्ट जो हमारे पास कार्बिन होती है, कार्बिन में बेसिकली है क्या कि कार्बिन में जो कार्बन होता है ना, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है ना। देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड है ना। तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है। तो यानी कि हमारे पास जो ये कार्बिन होती है ये थर्मोडायनेमिकली भी, ठीक है, थर्मोडायनेमिकली भी
ठीक है। और हमारे पास काइनेटिकली भी ये कैसी होती है, अनस्टेबल होती है। ठीक है, थर्मोडायनेमिकली एंड काइनेटिकली ये कैसी होती है, अनस्टेबल होती है। ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि अनस्टेबल होती है इसीलिए जो कार्बीन की इंटरेक्शन होती है मेटल के साथ वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, कैसी होती है, वेरी स्ट्रांग इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि कार्बीन कैसी होती है, अपनी फ्री फॉर्म में तो हार्डली मतलब एग्जिस्ट करेगी, स्टेबल होगी बेसिकली, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा कि ये थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली हमने इसको अनस्टेबल बोल दिया है, इसीलिए जो इसकी इंटरेक्शन होती है मेटल के साथ काफी स्ट्रांग होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले कोई भी लिगेंड होता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, तो अगर कार्बीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो मेटल के साथ डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड्स होंगे। तो हमने ये समझ लिया कि इंटरेक्शन क्यों होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मेटल कार्बीन्स। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं मेटल कार्बीन। ठीक है, दिस इज मेटल कार्बीन। उसके बाद देखो, हमने ये समझ लिया कि मेटल और कार्बीन की चलो इंटरेक्शन होगी और मेटल कार्बीन बन गया। ठीक है, बट देखो हमारे पास क्या है, मैंने जैसे आपको बताया कि जो कार्बीन है वो हमारे पास सिंगलेट भी हो सकती है, वो हमारे पास ट्रिपलेट भी हो सकती है। बस आपको अब यही दो चीजें ध्यान रखनी है कि सिंगलेट कार्बीन में क्या है और ट्रिपलेट कार्बीन में क्या है। देखो अगर हम समझे तो हम ऐसे देख सकते हैं कि जो सिंगलेट कार्बीन है उसमें जो पीजेड ऑर्बिटल है वो वेकेंट है, खाली पड़ा है पूरा। और जो ट्रिपलेट कार्बीन है इसमें ऐसा कुछ नहीं है ना, इसमें दोनों ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है। तो बस आपको यही पॉइंट्स ध्यान रखने हैं कि सिंगलेट कार्बन और ट्रिपलेट कार्बन में क्या था। अब इसी बेसिस पे हम फिशर एंड श्रॉक कार्बन समझेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं फिशर कार्बन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फिशर कार्बन। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं श्रॉक कार्बन। ठीक है, श्रॉक कार्बन। अब हम पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस में ही इनको समझ लेंगे। ठीक है, अब देखो, ये समझने से पहले, फिशर श्रॉक कार्बन समझने से पहले आपने ना क्या ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है कि एस एस नहीं होता। मतलब मतलब क्या हुआ इस बात का कि एस एस नहीं होता, देखो आपने ध्यान रखना है कि जो एस है वो एस नहीं होगा। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का, इसका सिर्फ इतना मतलब हुआ कि जो सिंगलेट है वो श्रॉक नहीं होगा, बस। यानी कि जो सिंगलेट कार्बिन है वो कौन सी वाली कार्बिन होती है, वो फिशर कार्बिन होती है। ठीक है, और जो दूसरी ट्रिपलेट है वो कौन सी कार्बिन होती है, वो श्रॉक कार्बिन होती है। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको कि एस एस नहीं होता, बस। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो ये वाली कार्बिन होती है ये कैसी होती है, सिंगलेट कार्बिन होती है। ठीक है, कौन सी वाली होगी, ये सिंगलेट हो गई। ठीक है, और ये वाली कौन सी हो गई, ये ट्रिपलेट हो गई। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल लिखती हूँ पहले तो मैं, कि हमारे पास फिशर कार्बिन का एग्जाम्पल क्या है, देखो CO5 Cr डबल बॉन्ड COCH3 एंड PH। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये हो गया। इसका एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे, डबल बॉन्ड CH। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास फिशर कार्बिन है, देखो फिशर कार्बिन में आपको ये दिख रहा है कि इसमें कुछ कार्बन के साथ ना हेट्रो ग्रुप लगा हुआ है, डबल मतलब ओ ऑक्सीजन वाला ग्रुप लगा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे पास फिशर कार्बिन होती है, फिशर कार्बिन में कार्बन के साथ हमेशा ऐसा ग्रुप लगा होता है, ऐसा एटम लगा होता है जो हमारे पास कैसा हो, हेट्रो हो। इन शॉर्ट ऐसा हो हमारे पास बेसिकली, जिसमें हमारे पास क्या हो, हेट्रो भी नहीं, ऐसे समझ सकते हो आप कि ऐसा एटम होगा जिसके पास क्या होंगे, लोन पेयर्स होंगे। ठीक है, जिसके पास क्या होंगे, लोन पेयर्स होंगे। ठीक है, क्यों होगा ऐसा, अब एक बार जरा दोबारा से जाओ, ये हमारे पास क्या थी, फिशर कार्बिन थी।
हमने देखा था फिशर कार्बिन में एक जो पीजेड ऑर्बिटल था वो खाली था, ठीक है। फिशर कार्बिन में क्या था कि जो पीजेड ऑर्बिटल था वो खाली था। तो अगर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, अगर कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जिसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो वो प्रेफरेबली कहाँ जाना चाहेगा? ऑब्वियसली वो प्रेफरेबली हमारे पास जो यहाँ पे इसके पास जो वेकेंट ऑर्बिटल होगी, ठीक है, जो ऐसे ही है ना, ये OCH3, ठीक है, PH, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, ठीक है। अब ये ऑर्बिटल अब की बार कैसी रही होगी, खाली रही होगी, सो दैट यहाँ से ये लोन पेयर डीलोकलाइज होके इस पीजेड ऑर्बिटल में आ सके, ठीक है। तो ये वाली कार्बिन प्रेफरेबली क्या रहेगी, ये वाली कार्बिन प्रेफरेबली रहेगी सिंगलेट। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है जो कि डीलोकलाइज होके कहाँ जा सकते हैं, इस वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि तो ऐसी कार्बीन जो होगी वो कैसे रहना चाहेंगी, वो सिंगलेट रहना चाहेंगी, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहना चाहेंगे, पेयर्ड रहना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पीछे से इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या है, देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और कार्बन के साथ ये बड़ा सा बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है ना, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो कि इसमें है, मतलब प्रेजेंट होगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा पीछे से। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टेबिलिटी के लिए दोनों किस में रहना चाहेंगे, दूर दूर रहना चाहेंगे, क्योंकि देखो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में रहेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर दोनों इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स कम हो जाएंगी, और यहाँ तो ऐसा कोई फैक्टर भी नहीं है कि पीछे से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, ट्रिपलेट स्टेट में होंगे, ठीक है। तो इस तरह की कार्बिन को हम श्रॉक कार्बिन बोल देंगे। तो आप एक सिंपल सा वो देख सकते हो कि जब भी हमारे पास फिशर कार्बिन होगी या फिर सिंगलेट कार्बिन होगी तो कार्बन के साथ हमेशा एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होगा जिसके पास लोन पेयर्स होंगे, ठीक है। और अगर लोन पेयर्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहना चाहेंगे, यानी कि वो ट्रिपलेट कार्बिन्स होंगे, यानी कि श्रॉक कार्बिन्स होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी तो आपने यहाँ पे बेसिकली सिंपल सा ही देखना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो कार्बीन है उसके साथ में, जो कार्बन है उसके साथ में एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए जो कि क्या हो, जिसके पास लोन पेयर्स हो, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ ही आ गई होगी, ठीक है। तो सिंपल सा है हमारे पास ये। उसके बाद देखो, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि इफ ग्रुप विद लोन पेयर is present is present then सिंगलेट कार्बन, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है लोन पेयर वाला तो हमारे पास सिंगलेट कार्बन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे लिख लो, इफ कार्बिन विद बल्कि ग्रुप्स देन ट्रिपलेट कार्बन, ठीक है। तो ये एक तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया आपके पास कि आपके पास क्या होंगे, ये वाला ट्रिपलेट कार्बिन हो जाएगा, ये वाला सिंगलेट कार्बिन हो जाएगा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये लिख सकते हो, ये तो हमने एग्जांपल समझ लिया। तो फर्स्ट पॉइंट बेसिकली आप इसमें क्या लिख सकते हो कि जो कार्बीन कार्बन होता है, कार्बन कार्बन ऑफ फिशर कार्बीन इज सिंगलेट, ठीक है, इज सिंगलेट एंड इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर इन नेचर, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको एक चीज तो बता दी थी कि कार्बन कार्बन जो होगा वो हमारे पास सिंगलेट होगा,
ठीक है, फिशर कार्बिन का। और दूसरी चीज है वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा। अब देखो एक चीज मेरे पास बताओ मुझे कि अगर हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे आएंगे, ठीक है, तो बेसिकली कार्बन के पास तो पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि जो ये बॉन्ड है वो कहाँ को ब्रेक होगा, इस तरफ को ब्रेक होगा। रीजन क्या है, क्योंकि पीछे से इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है जो कि डीलोकलाइज होके इसके ऑर्बिटल में आ रहे हैं। तो इस वाले बॉन्ड को तो ऐसे टूटना पड़ेगा। तो अगर ये बॉन्ड हमारे पास ऐसे टूटता है तो इस वजह से जो ये वाला कार्बन होगा ये कैसा हो जाएगा, ये देखो ये बॉन्ड ऐसे टूट रहा है, पीछे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि ये वाला कार्बन कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाएगा। एंड द रीजन बीइंग, पीछे एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है जो कि अपने लोन पेयर्स इस कार्बन में डाल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो रहा है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो फिशर कार्बिन होती है वो सिंगलेट होती है, एंड सिंगलेट होने की वजह से ही वहां पे वो वाली कार्बिन क्या हो जाती है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की हो जाती है। बात करें यहाँ पे श्रॉक कार्बिन की, तो आप इसमें क्या लिख सकते हो कि जो कार्बीन कार्बन होता है, कार्बीन कार्बन ऑफ श्रॉक कार्बिन, ठीक है, श्रॉक कार्बिन इज ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है, एंड इज न्यूक्लियोफिलिक। देखो ये सारे पॉइंट ही आपको पता होने चाहिए, ये इन्हीं से क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, ठीक है, कि जो कार्बन होता है ये कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है। देखो यहाँ पे तो कोई ग्रुप नहीं प्रेजेंट है पीछे जो कि इसके इलेक्ट्रॉन्स डालेगा, है ना, और यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल में पड़े हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल वही चीज लगेगी कि जो हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट इज ग्रेटर देन मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, टेंटलम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कार्बन की ज्यादा होगी। इस वजह से बॉन्ड, अगर हम इस बॉन्ड को देखें तो ये बॉन्ड ऐसे ही ब्रेक होगा, ठीक है, जैसे हम निकालते थे ना फॉर्मल चार्ज किस पे ज्यादा होगा, तो फॉर्मल चार्ज इस पे ज्यादा होगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो बोलने का मतलब ये है कि ये वाला जो कार्बन होगा ये कैसा होगा, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या है, कार्बन की ज्यादा होती है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि हमारे पास फिशर कार्बिन का जो कार्बन होगा, बेसिकली फिशर कार्बिन जो होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की होगी, और जो हमारे पास श्रॉक होगी वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होगी, ठीक है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फिशर कार्बिन, यहाँ पे मैंने लिख लिया श्रॉक कार्बिन, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखो मैंने बोला कि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं फिशर कार्बिन की, तो फिशर कार्बिन में जो बॉन्ड है वो किस तरफ को ब्रेक हो रहा है, बेसिकली वो मेटल की तरफ को ब्रेक हो रहा है ना, मेटल की तरफ को हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इधर हमारे पास क्या हो रहा है, कार्बन की तरफ को इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास फिशर कार्बिन में जो मेटल होता है वो कैसा होता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, मेटल इज इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और जो हमारे पास सेकेंड पॉइंट इसको बोल सकते हैं, और जो हमारे पास श्रॉक कार्बिन में जो मेटल होता है वो कैसा होता है, मेटल इज इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। उसके बाद मैं क्या बोल सकती हूँ, जो थर्ड पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो क्या है कि जो हमारे पास फिशर कार्बिन में देखो हमारे पास क्या होते हैं, जो एंसिडिली जो ये होते हैं ना सपोर्टिंग जो साइड लिगेंड्स होते हैं कार्बिन के अलावा, इनको हम बोलते हैं एंसिलरी लिगेंड्स, ठीक है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास जो एंसिलरी लिगेंड्स होते हैं, यहाँ पे लिखो एंसिलरी लिगेंड्स, ये कैसे होते हैं, लिगेंड्स आर पाई एक्सेप्टर, पाई एक्सेप्टर इन नेचर, इन नेचर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास मैंने एग्जांपल लिखा CO5 मेटल कार्बीन, ठीक है, OCH3
एंड इधर मैंने H लिख दिया, तो देखो OCH2 यहाँ पे हमें दिख गया। तो ये कैसा है, हमें पता है इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यानी कि ये वाली कार्बिन कैसी होगी आपके पास। सबसे पहले तो कार्बिन कैसे पता चलेगा, जब मेटल के साथ डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि अगर आप इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाते हो, सबको अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हो, तो यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे देखोगे कि कार्बिन कौन सी वाली है, तो कार्बिन में कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये कैसी हो जाएगी, हमारे पास सिंगलेट कार्बिन हो जाएगी, यानी कि फिशर कार्बिन। ठीक है, अब इसमें जो ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे हमारे पास, इनको हम एंसिलरी ग्रुप्स बोलते हैं। ये कैसे होने चाहिए, ये होंगे पाई एक्सेप्टर, क्योंकि ये मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करेंगे, मेटल फर्दर कार्बन से करेगा, तभी तो कार्बन कैसे एग्जिस्ट करेगा हमारे पास, तभी तो वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा, है ना। तो बेसिकली एंसिलरी लिगेंड्स इसमें पाई एक्सेप्टर होने चाहिए। ठीक है, और इसमें कैसे होने चाहिए, डोनर होने चाहिए। ठीक है, तो एंसिलरी लिगेंड्स आर पाई डोनर। तो यहाँ पे कैसे होने चाहिए, वो डोनर होने चाहिए, और यहाँ पे कैसे होने चाहिए, वो एक्सेप्टर होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो हम क्या समझ सकते हैं, देखो अब देखो जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि जो हमारे पास मेटल होता है वही सब चीजें है। देखो मेटल जो होता है, मेटल वो कैसा होता है, फिशर कार्बिन में मेटल इज इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि बॉन्ड जो है मैंने आपको बताया वो मेटल की तरफ को ब्रेक हुआ है ना। तो यहाँ पे बेसिकली जो मेटल है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो कार्बन है वो कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और यहाँ पे उल्टा है, मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, तो बस वही है, मेटल इज इलेक्ट्रॉन रिच एंड कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, डेफिशिएंट। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं पॉइंट, कि जो मेटल होता है, मेटल इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड कार्बन इज इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, इसमें उल्टा हो जाएगा। उसके बाद देखो फिफ्थ पॉइंट है कि फिफ्थ पॉइंट आप क्या समझ सकते हो, देखो जैसे मैंने ना इसमें एग्जांपल आपको करवाया है, ये मेटल है, डबल बॉन्ड कार्बन OCH3, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं PH सपोज। ठीक है, और यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे लगे हैं हमारे पास वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ऐसे लगे हैं 4 ग्रुप। ठीक है, और ये लगा है हमारे पास एक। ठीक है, अब देखो हमने जैसे यहाँ भी लगाई देती हूँ CO5। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है, और एक p ऑर्बिटल यहाँ पे वेकेंट है, उसमें ये लोन पेयर्स आ रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रही है ना, ऐसे हो रहा है ना, ऐसे हो रहा है बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई डीलोकलाइजेशन नहीं हो रही है, ठीक, सिर्फ हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। ठीक है, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे, अदरवाइज हम कोई यहाँ पे ब्रेक नहीं करते। मतलब फॉर्मल चार्ज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप समझोगे कि अभी अभी तो आपने बॉन्ड ब्रेक करवाया था, वो हम फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए करते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कोई डीलोकलाइजेशन जैसी चीज नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कुछ हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो एक वर्ड आता है हमारे पास, रोटेशन बैरियर। रोटेशन बैरियर का मतलब क्या हुआ,
रोटेशन बैरियर का मतलब ये हुआ, सपोज किसी दो एटम्स ने रोटेट करना है, जैसे एक एटम इधर है एक एटम इधर है, इन्होंने आपस में इन्होंने रोटेट करना है। तो रोटेट अगर हमने इनको टाइट बांध दिया, जैसे एक एटम है इधर एक एटम है इधर, अगर मैंने इनको टाइट बांध दिया तो ये फ्रीली नहीं घूम पाएंगे। वैसे ही अगर सपोज मैंने इनको एक सिंगल धागे से बांधा हुआ है, दो एटम्स है, लेट सपोज मैंने उनको एक सिंगल धागे से बांधा हुआ है, या फिर सिंगल आप कह लो कि सिंगल पतली सी प्लास्टिक की स्ट्रिप से बांधा हुआ है, तो वो फ्रीली ऐसे घूम पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि उनमें रोटेशन बैरियर कम है। ठीक है, तो वो इजीली घूम पा रहे हैं। वहीं अगर मैंने क्या किया, इन दोनों एटम्स को दो स्ट्रिप से बांध दिया, एक यहाँ पे एक यहाँ से, अब इनकी रोटेशन में क्या आ जाएगा, बैरियर आ जाएगा। अब ये फ्रीली रोटेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि बांध दिए एक दूसरे से, है ना। तो अब हम ऐसे समझ सकते हैं कि तभी हम जब भी डबल बॉन्ड वाला करेक्टर आता है वहां पे हम रोटेशन बैरियर समझते हैं। ठीक है, तो अगर कोई हमारे पास देखो मेटल और कार्बन के बीच में स्ट्रांगली अगर डबल बॉन्ड है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मेटल और कार्बन की रोटेशन हमारे पास क्या है, फ्री नहीं है, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि मेटल और कार्बन में जो रोटेशन बैरियर है वो ज्यादा है। वहीं अगर कोई ऐसा फैक्टर आ गया जो कि मेटल कार्बन के बीच में उस बैरियर को यानी कि डबल बॉन्ड को कम कर रहा है, ठीक है, तो हम ये बोलेंगे कि जो बैरियर है वो भी क्या हो गया, कम हो गया, है ना। तो वही चीज है कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रोटेशन बैरियर की, वो लो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर है तो बंध के ना दोनों, तो यहाँ पे जो बैरियर है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझते हैं, वो क्या है कि यहाँ पे क्या है, जो रोटेशन बैरियर है, द रोटेशन बैरियर रोटेशन बैरियर बैरियर जो है क्रॉस मेटल एंड कार्बन इज लो। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारे पास द रोटेशन बैरियर अक्रॉस मेटल कार्बन इज हाई। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि रोटेशन बैरियर जो होता है वो हाई होता है आपका श्रॉक कार्बन में। ठीक है, उसके बाद देखो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस आपको समझ आ गए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और आ ही जाने चाहिए, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाए हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंथेसिस देखते हैं फिशर कार्बाइन की। ठीक है, अब देखो CO5 मेटल, CO6 मेटल, और हमने इसमें डाल दिया एल्काइल लिथियम। ठीक है, RLI। ठीक है, अब देखो क्या होगा, हम ना किसी एक कार्बोनिल को पकड़ लेते हैं। ये हो गया मेटल, ये हो गया हमारे पास कार्बोनिल। ऐसे ही होता है ना, पाई बॉन्ड बनता है, पाई बैक बॉन्डिंग होती है मेटल और कार्बन के बीच में कार्बोनिल के। ठीक है, हमने डाला इसमें एल्काइल लिथियम। ठीक है, एल्काइल लिथियम में आपको पता है कैसे होता है, ये R नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो होगा क्या कि यहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो सकता है और ये यहाँ पे चला गया, क्या बन जाएगा, CO5M डबल बॉन्ड CrO नेगेटिव, ये बन गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमने क्या किया, कोई एल्काइलेटिंग एजेंट डाल दिया। ठीक है, एल्काइलेटिंग एजेंट जो कि एल्काइलेशन करवाता है, एल्काइलेटिंग एजेंट। ठीक है, जैसे कि R3O+ BF4-। ठीक है, ये यहाँ से R+ देगा। ठीक है, ये एल्काइलेटिंग एजेंट होता है, और R+ कहाँ जाएगा, इसके पास, क्या बन जाएगा, CO5M डबल बॉन्ड COR R। ठीक है, सपोज ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये R' है। ठीक है, R' ये आ गया।
तो बोलने का मतलब है, देखो कौन सी कार्बिन बन गई है, फिशर कार्बिन बन गई ना। कार्बिन है, देखो मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बिन है। ठीक है। और कार्बिन के कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप लगा है हमारे पास, जिसके पास लोन पेयर्स है, यानी ये कौन सी कार्बिन है, ये फिशर कार्बिन है। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि आपके पास क्या है, क्रोमियम CO6, इसमें डाला है फर्स्ट स्टेप में PHLi। ठीक है। और जो सेकंड स्टेप है इसमें डाला है Me3O+ BF4 नेगेटिव। ठीक है। ये आपके पास रिएक्शन दी है और आपको बताना है कि क्या आएगा। तो अब देखो, हमारे पास है, वैसे ही करेंगे, क्रोमियम इधर लिख लो CO5, और ये आ गया डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है। सबसे पहले इसमें एल्काइल लिथियम डाला है PHLi। ठीक है। PHLi को आप क्या लिख सकते हो, PH नेगेटिव Li+। ठीक है। अब इस बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक करवा सकते हो। ठीक है। तो क्यों, क्योंकि कार्बन हमारे पास क्या होता है, कार्बन और जो कार्बन का बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, इसलिए। ठीक है। और वैसे भी ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, क्या आ जाएगा, CO5 डबल बॉन्ड CO-, यहाँ पे आ गया PH। ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या है, ये मिथाइलेटिंग एजेंट हो गया, Me3O+BF4-, यहाँ से Me+ हमें मिलेगा। ठीक है। क्या बन जाएगा, CO5 डबल बॉन्ड COMe ठीक है। तो ये क्या बन गई, हमारे पास फिशर कार्बिन बन गई। ठीक है। तो इस तरह से आपने रिएक्शन करवानी है। अब हम इसकी रिएक्शंस देखते हैं। तो लिखो, रिएक्शंस ऑफ फिशर कार्बिन, फिशर कार्बिन। ठीक है। तो हमारे पास है फिशर कार्बिन CO5 Cr डबल बॉन्ड COCH3PH। ठीक है। ये है हमारे पास। और हमने यहाँ पे क्या डाला है, इसमें CH3NH2। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमें दिख रहा है कि ये हमारे पास क्या है, कुछ न्यूक्लियर फाइल्स है। ठीक है। न्यूक्लियर फाइल है ना। और हमने यहाँ पे, आप देख सकते हो कि ये हमारे पास कौन सी कार्बिन है, फिशर कार्बिन है ना। तो हमने क्या समझा था कि जो फिशर कार्बिन होती है, जो फिशर कार्बिन होती है, उसका जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन। ठीक है। तो ये वाला कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, यहाँ पे हमने हमें डाल दिया है इसमें न्यूक्लियोफाइल, करवा दो रिएक्शन। ठीक है। कैसे होगी, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो सकता है। ठीक है। ये बॉन्ड अगर ऐसे ब्रेक हो गया तो यहाँ पे क्या बन गया, क्रोमियम नेगेटिव CO5। ठीक है। कार्बन OCH3। ठीक है। PH, और यहाँ पे बन गया ये NH2 और CH3। ठीक है। और नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। ऐसे बन गया। फिर इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये है CO5 Cr नेगेटिव COCH3PH। तो आप ढूंढोगे कि यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप तो नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को हमने स्टेबलाइज करना है। यहाँ पे नाइट्रोजन है HH और CH3, ऐसे है ना ये, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल सकता है ना। तो नाइट्रोजन का तो हो गया पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज, और कहाँ जा सकता है, ये यहाँ पे दिख रहा है ना इसको लोन पेयर्स, ये इसके पास जा सकता है। तो क्या बन जाएगा, ये बेसिकली Cr नेगेटिव हो गया। ठीक है। CO5, और यहाँ पे है ये हमारे पास PH। ठीक है। OCH3, अब इसके पास क्या आ गया, ये H+ आ गया। ठीक है। H+ आ नहीं गया, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन इस H+ के पास गए। ठीक है। तो इसने H+ ले लिया। ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया। ठीक है। और यहाँ पे बन गया है NHCH3। ठीक है।
अब देखो हुआ क्या कि नेक्स्ट स्टेप में अब ये मिथेनॉल है, ये लीव कर सकता है, ये बॉन्ड ऐसे टूट सकता है, ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Cr डबल बॉन्ड C NH CH3, ठीक है, और पीएच, और यहाँ पे आ गया CO5। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। ये भी कैसा है हमारे पास, ये भी हमारे पास फिशर कार्बिन ही है। क्यों, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन लगा है, उसपे भी तो लोन पेयर्स होते हैं, तो यहाँ पे ये ऐसे और ऐसे हो सकता है, ठीक है, तो ये भी क्या है हमारे पास फिशर कार्बिन है। तो इस तरह से होती है ये रिएक्शन, ठीक है, कर लोगे आप। ओके, इसके बाद देखो नेक्स्ट रिएक्शन है CO5MO डबल बॉन्ड COCH3, ठीक है, NHCH3, और इसको हीट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो हमें पता है ये कैसी कार्बीन है, यहाँ पे भी हम देख के बता सकते हैं कि ये हमारे पास कैसी है, ये हमारे पास है फिशर कार्बीन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है, इसको डायरेक्टली हीट किया है, ठीक है, तो कुछ इसी में कुछ होने वाला है, साइक्लाइजेशन सी, ठीक है। तो देखो क्योंकि जब भी आपके पास ना हीटिंग दिया हो तो आपने देखना हो तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन तो नहीं है, डीकार्बोक्सिलेशन तो नहीं है, ठीक है, या फिर हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही है तो हमने चेक करना होता है कि यहाँ पे साइक्लाइजेशन तो नहीं हो रही है, तो फिर यहाँ पे वैसा ही कुछ हो रहा है। देखो देखो ये कार्बीन है, आपको पता है ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, है ना, क्या बन जाएगा ये MO नेगेटिव CO5, ऐसे ये कार्बन आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया पीछे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है वो यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है, क्या बन जाएगा OCH3। तो कुछ रिंग बनेगी ना, देखो कितने मेंबर्ड रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसी यहाँ पे रिंग बन जाएगी ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, एक CH3 आ गया नाइट्रोजन पे, ठीक है, और नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। फिर इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये H+ निकल जाएगा और यहाँ पे जो लोन पेयर्स हैं वो ये H+ को ले आएंगे अपने पास, ठीक है, क्या बन जाएगा ये CO5MO नेगेटिव COCH3H यहाँ पे आ गया और इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज साथ में, ठीक है, क्या बन गया है बाकी N, और हमारे पास ऐसे CH3, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में उस हमारे पास जो ये मिथेनॉल है, ठीक है, वो निकल जाएगा, ठीक है, तो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बन गया बॉन्ड, क्या बन गया CO5MO डबल बॉन्ड CN, ये, ठीक है। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो ये भी हमारे पास कैसा है, ये भी फिशर कार्बिन ही है। देखो कार्बन है, उसके साथ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, तो ये ऐसे हो सकता है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पे ये भी कैसा बन गया, फिशर कार्बिन बन गया, ठीक है। आई होप आपको ये सारी क्वेश्चंस मतलब समझ आ गए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरा यही सीरीज जो है 75 मोस्ट प्रोबेबल वाली, ये आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।